तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। पहले हम लोग इसकी समीक्षा कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला लिखा हुआ है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। दूसरा, किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने अपना पूरा संविधान के ब्यौरा को कंप्लीट किया, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। नेक्स्ट, नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। अगला है, 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। अगला, नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में सहायता मिली और एक लोकतंत्र का स्थापना हुआ। आगे देखते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है विधायिका। विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है और न्यायपालिका न्याय दिलाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें पंचायत स्तर पर किए गए प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है। ये सरकार की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से संबंधित मुख्य 3 बातें लिखें। तो इसका उत्तर है, भारत के संविधान के संबंधित मुख्य 3 बातें निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी सुरक्षा एवं अधिकार देता है। दूसरा, केंद्रीय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा, राष्ट्रपति भारत का मुखिया होगा तथा प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान लिखे जाने के पीछे क्या कारण था? तो पहला, सांप्रदायिक दंगे और उग्रवादी आंदोलनों पर रोक लगाया जा सके। दूसरा, अस्पृश्य समझे जाने वाले जाति समूह एवं लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी देश के लिए संविधान की ही क्यों आवश्यकता है? किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला, शासन करने के लिए। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए ताकि उसी के अनुरूप काम कर सके। तीसरा, सरकार के सभी अंग एवं अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान नियमों की वह किताब है जो किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा बताती है। इसमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है जिनको ध्यान में रखकर कोई सरकार देश को शासन चलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य है लोकतंत्र, न्याय, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा समता, पांचवा बंधुत्व, छठा धर्मनिरपेक्षता और सातवां समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को फिर से हटा दिया गया। तो अभी वास्तविक में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समता का अधिकार, दूसरा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। और इसे ही बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ये सोल और कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान की। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएं लिखें। मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। दूसरा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 15 में किया गया है। तीसरा, कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे सकता है। और चौथा, निर्भीक होकर जीवन जीने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसे आर्टिकल 19 में रखा गया है।
तो अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? निर्भीक होकर सभी नागरिक समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार और सरकार के कार्य और विभिन्न मामलों पर अपनी राय दे सकता है। कला के प्रयोग द्वारा अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति दे सकता है, जिसकी सीमाएं हैं। वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, हिंसा को नहीं भड़का सकता। ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शोषण क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के दो प्रावधान बताइए। किसी व्यक्ति की मेहनत और एवं स्थिति का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम का उचित मजदूरी न देना या मौलिक अधिकारों का हनन ही शोषण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों के खरीदने और बेचने पर रोक है। दूसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? तो ये अधिकार हैं, इंसान की खरीद बिक्री पर रोक। दूसरा, बंगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी। तीसरा, जबरदस्ती कोई खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते हैं। चौथा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में क्यों शामिल किया गया? आखिर ऐसा क्या वजह था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? तो इसका पहला कारण था, मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके। दूसरा, किसी के कमजोर स्थिति का फायदा न उठाया जा सके। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? वह धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में कम हो, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसके लिए अधिकार दिया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य क्या है? किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो। प्रत्येक नागरिकों के राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होते हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 15(1)(a) के तहत किया गया है। 4 मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ बात की गई है। पहला, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, सभी नागरिकों को ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये था आज का पूरा चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 का वर्णन, प्रश्न उत्तर का पूरा सिलसिला। अगर आप लोग को फिर भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।